नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लुसेंट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा पढ़ा, हमने मॉडरेट फेज के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास के बारे में पढ़ा और हमारी जो जर्नी थी 1885 से 1947 तक की जर्नी, वो सब हमने कवर किया। तो पिछले वीडियो में हमने मॉडरेट फेज के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद आपका आता है एक्सट्रीमिस्ट पीरियड, मतलब एक्सट्रीमिस्ट फेज। जो आपका मॉडरेट फेज था वो आपका 1885 से लेके 1906 तक रहा। फिर उसके बाद आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है। तो आप लोगों ने अगर पहला वीडियो मेरा जो अपलोड किया पार्ट 1, अगर उसने नहीं आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो। और नहीं तो आपको आई बटन पे, यहाँ देखोगे, यहाँ पे एक आई बटन होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो पार्ट 1 का, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। देखिए, अगर आप देखोगे उसको, जब मॉडरेट फेज को, तो ही तो आपको समझ में आएगा एक्सट्रीमिस्ट फेज। क्योंकि अगर इससे उसको नहीं देखोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और आएगा भी समझ में तो अच्छे से नहीं आएगा समझ में। तो उसको ज़रा देख लेना, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले बता दें, जो लोग नए हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो फिर उसको आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप चाहते हो आपको नोट्स प्रो मिले तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे मेरा सारे जो भी वीडियो लेक्चर देता हूँ उस सबके नोट्स आपको लुसेंट क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, या व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक दे रखी है, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। आपको करंट अफेयर भी मिलते हैं वहाँ, जी के नोट्स भी मिलते हैं और इंग्लिश ग्रामर के नोट्स मिलते हैं। और प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन है यूपीएससी में, और आरआरबी रेलवे की बात करें या एसएससी की, तो सब मिलते हैं वहाँ पे। आप जाके एक दफ़ा देख लेना, फाइल चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कारण क्या था, कि क्यों जो थे, जो क्रांतिकारी विचारधारा के जो लोग थे, नेता थे, वो उनको बढ़ावा मिला, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो कैसे बढ़े। तो बैकग्राउंड में दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था पिछली वीडियो में लिमिटेशन ऑफ मॉडरेट्स के बारे में, तो वो जो मॉडरेट्स लीडर थे उनकी जो लिमिटेशन के कारण जो थे, ये विचारधारा के जो लोग थे, क्रांतिकारी विचारधारा, उग्रवादी जो विचारधारा के जो लोग थे, उस वक्त दोस्तों उनका आगे बढ़े, मतलब उनको बढ़ोतरी देखने को मिली थी। क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था कि एक फेलियर था मॉडरेट्स लीडर्स में। वो बेसिकली उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो 3P रूल फॉलो करते थे। अब ये दोस्तों बात करें, ये 3P लॉ क्या है, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ये 3P लॉ क्या है। तो एक P का मतलब होता है आपका प्रेयर, दूसरा आपका होता है पीस, और तीसरा हो गया आपका प्रोटेस्ट। तो ये 3P रूल फॉलो करते थे बेसिकली मॉडरेट फेज के जो लीडर्स थे वो फॉलो करते थे। वो सोचते थे कि भाई इसी में जो होगा, हमारा जो उन्नति होगा, इसी रूल को फॉलो करेंगे तो होगा। लेकिन ब्रिटिश, कई साल बीत गए लेकिन ब्रिटिश तक अभी तक नहीं सुने। तो जो लीडर्स थे उनके अंदर ये क्रांतिकारी की भावना आ गई कि भाई अब हाथ पैर जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है, 2 फेज में, एक नरम दल और एक गरम दल। और भी कारण था, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था आपका 1905 में, तो यहाँ पे कुछ इंडियंस के भी आंखें खुली देखने के लिए कि देखो कैसे ये ब्रिटिशर जो हैं हम पे किस तरह रूल कर रहे हैं। इतने बहुत गंदी गंदी पॉलिसी ले आए। इकनॉमी ऐसी ही डाउन थी, भुखमरी बढ़ गई, जिसके कारण 1903 में दोस्तों बात करें, 1903 में 90 लाख लोग दोस्तों मौत हो गई भुखमरी के कारण। और ये एक बीमारी भी फैली थी, प्लेगू की बीमारी, उसके कारण भी मतलब बात करें तो लोग की मृत्यु हुई थी, डेक्कन में बेसिकली फैली थी। तो ये सब लोगों ने देखा। फिर जो उग्रवादी नेता थे, जो क्रांतिकारी विचारधारा के जो नेता थे, उन्होंने एक जो मॉडरेट लीडर से एक डरते थे कि भाई ये जो है हमारा वेस्ट, पूरा जो कल्चर है वो वेस्टर्नलाइज कर देगा। और वो सोचते थे कि ये ब्रिटिशर के साथ ही मतलब रहते हैं, ये नहीं चाहेंगे कि हमारा देश जो है आज़ाद हो। हालांकि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो भी इंडिपेंडेंस की बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो स्वराज की बात कर रहे थे। बाद में पूर्ण स्वराज हुआ दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करें कि ये लोग भी बहुत सारे नेशनल मूवमेंट देखें, जैसे कि पेरिस में हो रहा था, सॉरी पर्सिया में हो रहा था, इजिप्ट में हो रहा था, टर्की में हो रहा था। तो ये सब को देख के इनके अंदर एक मोटिवेट जगी इन सब लीडर्स के अंदर, और इन्होंने सोचा कि हम जब ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो इस तरह से इन लोग दोस्तों क्रांतिकारी विचारधारा जो था इनके अंदर आया और इसी फेज में चले गए। तो यहाँ पे एक कारण बना है दोस्तों इसमें सूरत स्प्लिट का। हम बात करें इस स्लाइड में, तो देखो ये दोस्तों यहाँ हुआ कि डिफरेंस बिटवीन, बात करें मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज में, यहाँ सूरत सेशन में दोस्तों, सूरत में जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था 1907 में, इसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो आपके रस बिहारी घोष थे। तो यहाँ पे दोस्तों एक मीटिंग हुई नागपुर में। उस वक्त जो बात करें, जो उग्रवादी जो नेता थे
वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक उनमें से कोई एक राष्ट्रपति बने, ठीक है। लेकिन जो नरमपंथी लोग थे यानी मॉडरेट फेज के लोग, वो नहीं चाहते थे कि भाई ये बने, वो चाहते थे कि रस बिहारी घोष जो थे वो प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो मॉडरेट फेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस में बात करें कि एक नियम था कि उस सेशन में नियम था कि जो अध्यक्ष है उस सेशन का वो आपका होम प्रोविज़न से नहीं बन सकता था, ठीक है। तो तिलक का जो बात करें, तिलक का जो होम प्रोविज़न था वो बम्बई में प्रेसिडेंसी था, जिसमें सूरत की जो हिस्से था वो उसमें भी इन्हीं का, तिलक का भी हिस्सेदारी था। लेकिन इसलिए नरमपंथी ने इस आयोजन मतलब बात करें आयोजन स्थल को सूरत में ही बदल दिया ताकि जो तिलक हैं वो प्रेसिडेंट यहाँ बॉम्बे में ना बन सके, ठीक है। तो इस चीज़ का दोस्तों इसी कारण हुआ कि सूरत स्प्लिट हुआ और नरम दल गरम दल दोनों अलग हो गए, ठीक है। और यहाँ पे सूरत में दोस्तों बात करें तो रस बिहारी घोष जो थे प्रेसिडेंट बने सूरत सेशन में। तो इस चीज़ को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव से आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू, तो याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों तिलक को अलाउ भी नहीं करने दिया गया कुछ भी बोलने को, ठीक है। और उस सेशन में बात करें तो जो एक्सट्रीम फेज के जो लोग थे वो चाहते थे कि इस सेशन को कैंसिल किया जा सके क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था, क्योंकि उन्हें बोलने दिया नहीं जाता था और उनके जो नियम थे वो दोस्तों ये लोग एक्सट्रीम फेज के जो लोग थे वो पालन नहीं करने के कारण एक मॉडरेट फेज के लीडर को एक एक्सक्यूज मिल गया था कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता है, हमारा क्रांतिकारी का विचारधारा नहीं है, हमें एक प्रेयर पीस प्रोटेस्ट इसी तरह का विचारधारा है और हम इसी तरह अपना हक मांगेंगे, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों चला। अब दोस्तों कुछ बात करें जैसे कि एक सेपरेट मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और उस मीटिंग में दोस्तों यहाँ पे था कि कांग्रेस का कि एक गोल था सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है। वो चाहते थे कि जो मॉडरेट फेज के लोग थे अभी जैसे कि हमने बात किया, वो चाहते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट बने, ब्रिटिशर हम पे राज करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हक चाहिए, हम पे कोई जुर्म ना करे। वो चाहते थे कि मतलब अगर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो रहा तो वो चाहते थे कि उसमें भी मतलब भागीदारी बने इंडियन का, इंडियन को भी नीचा पद मिले। लेकिन वो लोग एक बात करें तो प्रार्थना से एक पीसफुल तरीके से वो लोग अपना बात रखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। तो यही बात बना था, तो यहाँ पे अलग हो गए। अब बात करते हैं कि भाई मेथड क्या था एक्सट्रीमिस्ट लीडर का, ठीक है। यहाँ तो अलग हो गया नरम दल गरम दल, ठीक है। हमने नरम दल का देखा था विचारधारा कैसी थी, उनकी मेथोलॉजी कैसी थी। अब यहाँ पे हम लोग गरम दल की मेथोलॉजी देखते हैं कैसी रहती है, ठीक है। तो देखो उनका जो गोल था एक्सट्रीमिस्ट लीडर का वो था कि स्वराज चाहिए, ठीक है। स्वराज मतलब कहने का मतलब कि तुम हम पे तुम हेड रहो तो भी हमको कम से कम वहाँ पे नीचे पद में हमें भी हकदार दो, मतलब तुम अगर प्रेसिडेंट हो तो गवर्नर हमारे देश का ही होना चाहिए, मतलब एक इंडियन ही होना चाहिए। सिविल सर्विस बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन के रूल में जो नीचे पद में इंडियंस को हक मिले, तो ये इनका गोल था। वो चाहते थे कि जितना भी आप ब्रिटिश कल्चर आप दे रहे हो तो हम उसको बॉयकॉट करें, वो नहीं चाहते थे। और यहाँ पे दोस्तों जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे तो वो बात करें कि वो इस मूवमेंट को कोने कोने तक पहुँचाएं। और यहाँ पे दोस्तों जो नीचे जाति के भी लोग हैं और जो अपर क्लास मिडिल क्लास के लोग हैं बिना किसी भेदभाव को यहाँ पे लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन जो उस वक्त बात करें नरम दल में वहाँ पे केवल और केवल पढ़े लिखे लोग ही शामिल थे। बाद में ना तो दोस्तों जब ये दोनों एक साथ हुए तब जाकर ये मतलब बात करें कि इकट्ठा हुए, जब गांधीयन एरा आया तब गांधी जी इन सबको मिलाएं और जाके देश को हमें इंडिपेंडेंट दिलाएं। नहीं तो अगर ये दोनों ऐसी विचारधारा रखते तो आपस में लड़ते रहते। तो गांधी जी आए, इन सबको मिलाएं और सभी देश में एक क्रांतिकारी की भावना जगी और हमें इंडिपेंडेंस मिला। और बात करें दोस्तों उनकी क्या क्या मैथोलॉजी थी, तो बेसिकली वो लोग जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो नहीं करते थे दोस्तों, वो अपना ही मेथड फॉलो करते थे। उनका मेथड था कि बॉयकॉट करना, स्ट्राइक करना। उन्होंने ब्रिटिशर के सामने उन्होंने फॉरेन गुड्स को भी जलाया, उन्होंने बहिष्कार किया, बोला कि देखिए हम ब्रिटिशर्स कोई भी फॉरेन गुड्स को नहीं अपनाएंगे। और दोस्तों उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाया। स्वदेशी मूवमेंट में दोस्तों उन्होंने इंडियन बैंक, माइल्स और फैक्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश की, ठीक है, इंडिया में। और बात करें और भी बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी उस चीज़ को स्ट्रांगली वो खिलाफ थे और उसको बोले कि इसको बंद होना चाहिए, जो फालतू की पॉलिसी है। उन्होंने अपना प्राइड लिया इंडियन कल्चर और हिस्ट्री से। और यहाँ बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे उस वक्त, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे जैसे बात करें उस वक्त हिस्ट्री भी तो आने लगा था ना। जैसे कि बात करें आर्यन इन्वेंशन थी, ब्रिटिश लाए और उन्होंने बताया कि देखिए जो यूरोपियन हैं ये सब जो हैं ये सब हम ही लोग हैं और आप लोग डेविडियन हैं, और इस टाइप का मतलब एक थ्योरी लाए थे और बताए थे कि हम ही लोग हैं जो तुम लोग को बनाया, ठीक है। तो ये चीज़ गलत था। तो इस कारण आपका विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद स्वामी, ये सब आए और हमें रियल बताएं इतिहास के बारे में कि भारत कौन है, हम सब कौन हैं।
और भारत किस देश से जाना जाता है? आज भी सब जानते हैं कि भारत इज़ द स्पिरिचुअल कंट्री इन द वर्ल्ड। सब जानते हैं किसी को भी स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो भाई इंडिया भारत जाता आता है, सबको भारत में चाहिए आना पड़ता है स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो लोगों को यहाँ पे अपने इतिहास से एक इंस्पिरेशन मिली। और भी बात करें तो इंस्पिरेशन मिला, उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट मिला, अपने इतिहास के महान महान हीरोज़ राजाओं के बारे में जानकर, जैसे अशोका, शिवाजी, महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसे ऐसे महान महान जो राजा थे हमारे देश में रह चुके हैं और यहाँ आज हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो इस टाइप का लोगों के अंदर यहाँ बताया गया, एकजुट किया गया, लोगों तक अपनी बात पहुँचाने मतलब पहुँचाई गई। यहाँ पे तिलक का एक फेमस डायलॉग बताएं तो दोस्तों, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट। यहाँ तिलक ने अपने एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर में इस चीज़ को फेमस स्लोगन बोला कि स्वराज जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस चीज़ को भी दोस्तों यहाँ पे इनके जो इन्होंने स्लोगन दिया था, ब्रिटिशर ने, इन्हें जेल हो गया था बाद में, तो इन चीज़ लोगों तक पहुँचाई। और यहाँ पे दोस्तों जब इस चीज़ को लोग जाने कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो दोस्तों इस चीज़ को, इस चीज़ की जो जो लोग देखे थे, जो लोग पढ़े, इसके अंदर दोस्तों उनके अंदर क्रांतिकारी की भावना आई और एकजुट होकर यहाँ पे वेस्टर्नाइज इंडियन जो वेस्टर्न बात करें, वेस्टर्न नॉलेज, वेस्ट फॉरेन कल्चर, इस सब को बॉयकॉट किया और बोले कि हमें अपना ही कल्चर अपनाना पड़ेगा, तो ही हम इस ब्रिटिशर से आज़ादी ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें तो इन्होंने बहुत सारे जो वेस्टर्न एजुकेशन थे उस चीज़ को अपोज किया, और जो बात करें कि फॉरेन कल्चर, उस चीज़ को भी इन्होंने एबॉलिश किया। और बात करें कि जैसे कि तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने दोस्तों एक कल्चर मतलब फेस्टिवल लाया। आपको पूछा जा सकता है कि बताइए गणेश उत्सव और स्वामी ये शिवाजी जयंती जो है ये किसके द्वारा दोस्तों यहाँ लाया गया? तो तिलक के द्वारा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इस चीज़ को भी याद रखें, ये मेन कारण था कि जो भी फॉरेन फेस्टिवल है उस चीज़ को बॉयकॉट किया जा सके और हम अपना फेस्टिवल मनाएं। तो ये सब चीज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें बात करें कौन इस स्लाइड में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट यही लगता है कि तिलक का फेमस डायलॉग क्या था, स्लोगन क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर सेकंड कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे उन्होंने प्रेड किया, हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं है, एज फॉर नॉलेज आप जानो इसको, ठीक है। और आपको प्रीवियस स्लाइड में बताते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका गोल क्या था, तो स्वराज था। इस चीज़ को एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उनकी डिमांड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि उनका मेथोलॉजी क्या थी, ठीक है। तो बॉयकॉट, स्ट्राइक्स, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में वो विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपसे पूछा जा सकता है। और उन्होंने बताया स्वदेशी मूवमेंट में उन्होंने कौन क्या क्या इस्टेब्लिश किए हैं, तो इस चीज़ को भी पूछा है। अब जानते हैं हम लोग प्रोमिनेंट लीडर के बारे में जो एक्सट्रीम फेज में थे। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारे प्रोमिनेंट लीडर हैं जो एक्सट्रीम लीडर हैं। अब थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट लीडर के बारे में जानते हैं जो इस चीज़ को शुरुआत किए थे, ठीक है। तो ये है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष। ये चार नेता जो थे दोस्तों, ये एक्सट्रीम फेज के महान नेता हैं जिन्होंने शुरुआत की है। तो दोस्तों इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानें तो इन्होंने दोस्तों, इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, इनको टाइटल में। उन्होंने दोस्तों साप्ताहिक न्यूज़पेपर चलाए थे, केसरी, जो कि हिंदी में था। उन्होंने एक वेपन था ये ब्रिटिशर को अटैक करने का, और 1916 में इन्होंने एक होम रूल लेग्यूस पुणे में सेटअप किया, और वहाँ पे दोस्तों इन्होंने स्लोगन दिया, स्वराज इन माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो दोस्तों ये स्लोगन दिया। लाला लाजपत राय दोस्तों, इनको लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि लॉयन ऑफ पंजाब किसको कहा जाता है। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी निभाया था स्वदेशी मूवमेंट में, जिनका डायलॉग था, फेमस स्लोगन है दोस्तों, गो बैक सिमोन। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये सिमोन जो था, ये डायलॉग किसके द्वारा दिया गया, तो लाला लाजपत राय के द्वारा याद दिया गया, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करें कि विपिन चंद्रपाल के बारे में, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा खासा रोल निभाया है स्वदेशी मूवमेंट में। इन्होंने बात करें तो ये पावरफुल स्पीच लोगों तक देते थे और अपने बुक के जरिए यहाँ पे दोस्तों लोगों तक पहुँचाते थे, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर एक क्रांतिकारी भावना जगे और अपना ब्रिटिश के खिलाफ बॉयकॉट करें। तो यहाँ पे दोस्तों इस चीज़ को याद रखिए, कोने कोने तक यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पहुँचाया गया था इनके द्वारा, विपिन चंद्रपाल के द्वारा। अरविंदो घोष की बात करें, अरविंदो घोष यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छे खासे यहाँ पे ये भी रोल प्ले किए थे स्वदेशी मूवमेंट पे। तो इन चार लीडर को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या रिएक्शन था इनके प्रति, जो उग्रवादी नेता थे इनके प्रति क्या रिएक्शन था। तो उन्होंने बहुत अटैक किया, बहुत तंग किए, एक्सट्रीमिस्ट लीडर को तंग, मतलब बात करते जेल में बंद के बहुत प्रोसिक्यूट किए थे। यहाँ पे बहुत सारे लॉ लाए थे, बहुत सारे लॉ पास किए थे, जिसके कारण ये बॉयकॉट जो इनका चल रहा था और स्ट्राइक चल रहा था उनको रोका जा सके, ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइज किया जा सके। तो जैसे कि बात करें कि जैसे 1907 से 1911 तक इन लोग का लॉ पास हुआ, तो एक लॉ था सेडिटियस मीटिंग एक्ट, 1907 में पास किया गया था। एक आपका इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट जो 1908 में, एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 में पास किया गया था।
और द इंडियन प्रेस एक्ट आपका 1910 में पास किया गया था। तो इस चीज़ को आप लोग इंपॉर्टेंट, इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तिलक को दोस्तों यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। पहला तो वो अपने केसरी न्यूज़पेपर में वो लिखे थे अपना स्लोगन, और दूसरा उन्होंने जो सपोर्ट कर दिए थे जो दो ब्रिटिशर को मारे थे, बोमेंस को मारा गया था रिवोल्यूशनरी में, तो इस चीज़ को सपोर्ट किया था, उनके द्वारा जेल हो गया था उसके कारण। तो दोस्तों ये था हमारा इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा। देखिए कुछ नहीं है कि बस केवल एक दो बार वीडियो देखिएगा, आपको सब बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। कुछ रटने वाला इसमें कुछ है नहीं, केवल समझने वाला है। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नोट्स की चिंता नहीं करना आपको, टेलीग्राम चैनल हमें ज्वाइन, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है, दिया हुआ है, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप एक क्लिक पे ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड